असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमो। बच्चों, आज हम फ़ोटो केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में अपन ने पढ़ा फ़ोटो केमिस्ट्री के कौन कौन से नियम होते हैं और जेबलेंस की आरेख क्या होता है, या यूँ कहिए कि किसी मॉलिक्यूल के लाइट के अब्जॉर्ब होने के बाद उसमें कौन कौन से फ़ोटो फिज़िकल और फ़ोटो केमिकल प्रोसेस होते हैं, उनको समझाने के लिए जेबलेंस की जो आरेख दिया उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्वांटम यील्ड पढ़ते हैं, या क्वांटम दक्षता। देखिए, क्वांटम यील्ड या क्वांटम दक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, हमारे पास सबसे एडवांस जो फ़ोटो केमिस्ट्री का नियम है वो है क्या, फ़ोटो इक्विवेलेंस का नियम, लॉ ऑफ फ़ोटो केमिकल इक्विवेलेंस का नियम। तो लॉ ऑफ फ़ोटो केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि वो एक मॉलिक्यूल के एक फोटोन एब्जॉर्प्शन से अभिक्रिया मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिव होता है, या यूँ कहिए कि एक फोटोन केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर पाता है। एक्टिवेट करने के बाद क्या प्रोसेसेस होते हैं उस पर इस लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन पर ही लागू होता है। अधिकांश स्थितियों में फोटोन अवशोषित करने से उत्तेजित अणु श्रृंखला अभिक्रिया से गुजरता है, या यूँ कहिए कि जो प्राइमरी प्रोसेस में एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हुआ है या मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ है, वह एक एक्टिवेट मॉलिक्यूल की चेन स्टार्ट कर देता है, जिससे कि एक फोटोन से ही कई सारे जो है प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा की, कि क्वांटम यील्ड की परिभाषा क्या है। परिभाषा के अनुसार किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं, और इसे फाई द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटावा उस समय में अवशोषित क्वांटा की संख्या। अब अणुओं की संख्या की जगह अपन मोलों की संख्या भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब मोलों की संख्या लेते हैं यानी कि एक मोल को उत्तेजित करने के लिए एक आइंस्टाइन की आवश्यकता होती है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं इसको दूसरी परिभाषा में, कि किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले मोलों की संख्या बटावा उसी समय में अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या। और आप जानते हो आइंस्टाइन जो होता है वो NH के बराबर होता है। एन यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या है, H जो है वो फोटोन है या क्वांटा है, ठीक है। या फिर आप इसको तीसरे प्रकार से भी अभिव्यक्त कर सकते हो, क्या है, फाई इज इक्वल टू रासायनिक अभिक्रिया का वेग बटावा अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या। इस प्रकार से भी अपन व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं वह उसमें क्वांटम यील्ड का मान 0 से लेकर 10 की घात 6 के क्रम का हो सकता है। जैसे शून्य क्रम का क्वांटम यील्ड क्या है, H2 प्लस Br2 की रिएक्शन कराते हैं, उससे 2HBr बनता है, तो उसमें फाई की वैल्यू जो है वो 0 आती है। जबकि H2 प्लस Cl2 की इससे 2HCl बनता है, इसका जो है वह क्वांटम यील्ड का जो ऑर्डर होता है वो 10 की घात 6 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम यील्ड का प्रायोगिक निर्धारण, या क्वांटम यील्ड कैसे अपन निकालते हैं, उसका एक प्रायोगिक सेटअप है। परिभाषा के अनुसार इसमें 2 प्रायोगिक कार्य करते हैं। देखिए, 2 प्रायोगिक कार्य क्या होते हैं, एक तो किसी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, और दूसरा आइंस्टाइनों की संख्या या फिर अवशोषित क्वांटा की संख्या, या उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर ले या आवर्ती ज्ञात कर ले। तो इस प्रकार से अपन 2 कार्य करते हैं। तो पहला कार्य हो गया इसमें गतिक कार्य। तो गतिक कार्य में हम क्या करते हैं, इसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं। दूसरा जो है वो प्रकाशिक कार्य है, इसमें अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य या आवर्ती द्वारा अवशोषित क्वांटा का निर्धारण करते हैं, ठीक है।
क्वांटा का निर्धारण करते हैं, आइंस्टाइनों का निर्धारण करते हैं। तो इसमें दो मुख्य रूप से ये काम हो गए। अब इसके लिए जो उपकरण काम में लेते हैं या जो एपरेटस काम में लेते हैं वो नीचे दिखाया गया है। ये नॉर्मल जो फोटोकेमिस्ट्री में लेते हैं वो एक प्रोटोटाइप दिखाया गया है, जिसमें लाइट सोर्स है, फिर स्लिट है, फिर लेंसेज हैं, फिर उसके बाद मोनोक्रोमीटर है, फिर स्लिट है, फिर लेंस है, फिर रिएक्शन सेल है, डिटेक्टर है, और इसके बाद एनालाइजिंग मशीन भी हो सकती है और रिकॉर्डर भी हो सकता है। तो जो स्लिट और लेंसेज होते हैं वो लाइट को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। ठीक है, लाइट सोर्स हमें को जिस रीजन की लाइट चाहिए उसके लिए हमारे को अलग सोर्स की आवश्यकता होती है। रिएक्शन पोर्ट जो है उसमें अपन जिसकी भी रिएक्शन कराते हैं वो रिएक्टेंट्स रख सकते हैं, और डिटेक्टर जो है वो रिएक्शन पोर्ट से या रिएक्शन सेल से जो लाइट निकली है उसको रिकॉर्ड करता है, डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर के बाद एनालाइज़र या एम्पलीफाइंग मशीन होती है और रिकॉर्डर होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लाइट सोर्स की। तो लाइट सोर्स जो होता है वो अल्ट्रावायलेट में मर्करी वेपर लैंप होता है, और अल्ट्रावायलेट विजिबल में टंगस्टन फिलामेंट होता है या टंगस्टन लैंप होता है। फिर मोनोक्रोमीटर, जैसा मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसके बारे में बहुत विस्तार से। मोनोक्रोमीटर क्या होता है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मोनोक्रोमीटर ये सिर्फ एक ही तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को आगे जाने देता है, या यूँ कहिए कि ऐसा मोनोक्रोमीटर यूज़ करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी रेडिएशन होती हैं उन्हीं को आगे जाने देता है। उसके बाद जो थर्ड होता है वो रिएक्शन सेल होता है, रिएक्शन पोर्ट या रिएक्शन सेल। अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट चूँकि हम फोटोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो सामान्यतः ये ग्लास या क्वार्ट्ज द्वारा बनी होती है, जिसमें दोनों ओर प्रकाश विकिरणों के मुक्त प्रवेश और निकासी के लिए प्रकाशिक खिड़कियां लगी रहती हैं। इसकी दीवार जो है वो थर्मोस्टेट की भांति कार्य करती है। लिक्विड और सॉल्यूशन पदार्थ के लिए इसमें रिएक्शन वेसल की सुविधा होती है। तो ये रिएक्शन सेल होती है। उसके बाद होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर मैंने आपको बताया है, डिटेक्टर सिर्फ रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, उसको संभालता है। इससे अभिक्रिया सेल से उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता ज्ञात किया जाता है। पहले खाली अभिक्रिया सेल से गुजरी विकिरणों की तीव्रता, बाद में विलयन से भरी हुई अभिक्रिया सेल से गुजरी हुई विकिरणों की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। दोनों के अंतर से अभिक्रिया विलयन द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता को ज्ञात किया जा सकता है। डिटेक्टर क्या करता है कि पहले तो अपन एक जो जिसमें अपन ने हमारा जो कंपाउंड या रिएक्शन सेल है उसको क्या है रखते हैं, उसको नहीं रखते या जिसमें उसको घोलते हैं, ठीक है, उससे अपन लाइट गुजारते हैं। तो कितनी लाइट पास हुई है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। माना है हमने KMnO4 वाटर में डिज़ोल्व किया, तो पहले हम देख लेते हैं कि वाटर ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है। तो माना वाटर ने 10 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो लाइट एब्जॉर्ब की है, और उसके बाद KMnO4 के जो विलियन के साथ अपन बात करते हैं तो माना 80 जो है वो KMnO4 के विलियन ने एब्जॉर्ब की है। तो वास्तव में विलियन ने कितनी एब्जॉर्ब की है, 80 माइनस 10, 70 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो लाइट किसने एब्जॉर्ब की है, हमारे विलियन ने एब्जॉर्ब की है। इस प्रकार से हम दोनों का अंतर निकाल के किसी भी विकिरण की किसी भी विलियन द्वारा अवशोषित विकिरण की तीव्रता को ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद इसके लिए जो है डिटेक्टर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के डिटेक्टर काम में लिए जाते हैं। वो अलग अलग प्रकार इसलिए होते हैं कि जिस प्रकार की हम रिएक्शन कराते हैं उसी प्रकार का डिटेक्टर हम काम में लेते हैं। तो पहला जो डिटेक्टर है वो थर्मोपाइल होता है। थर्मोपाइल क्या होता है, इसमें भिन्न भिन्न धातुओं की संधियों को एकांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। संधि का एक छोर काजल से काला कर देते हैं। जैसे बिस्मिथ और सिल्वर हमने जो है वो एकांतर क्रम में रखा है, इसका एक जो पार्ट है वो क्या कर देते हैं, काजल से ब्लैक कर देते हैं, फिर इस पे डालते हैं, लाइट डालते हैं। जो लाइट रिएक्शन सेल से आती है वो इस पे डलती है और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाता है, जिससे अपन क्या दे प्रकाश की तीव्रता को नाप लेते हैं। या
गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप आएगा वो प्रकाश की तीव्रता के संगत होगा या उसके समानुपाती होगा या उसके अनुसार होगा। इस प्रकार से थर्मोपाइल काम नहीं करता है। दूसरा आता है इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, एक्टिव मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं और उस पर लाइट डालते हैं। लाइट डालने से सामान्यतः सीजियम, पोटेशियम और सोडियम के होते हैं। लाइट डाल से इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाती है। तो जो रिएक्शन सेल से लाइट आई वो इन इलेक्ट्रोडों पे गिरती है और उससे एक निश्चित इलेक्ट्रॉनों का स्ट्रीम निकलता है और जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। इस प्रकार से अपन जो है विकिरण की तीव्रता को नाप सकते हैं। अब थर्ड प्रकार के जो है वो केमिकल एक्टिनोमीटर्स हैं। केमिकल एक्टिनोमीटर्स जो है वो भी डिटेक्टर की तरह कार्य करते हैं। तो उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में विस्तार से बात करेंगे कि ये जो केमिकल एक्टिनोमीटर्स क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि केमिकल एक्टिनोमीटर्स में एक ऐसा रिएक्शन मिक्सचर, एडिशनल रिएक्शन मिक्सचर रखा जाता है जो लाइट की प्रेजेंस में क्या कर लेता है, रिएक्शन करता है। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद वो जो है वह जो है कितनी रिएक्शन करता है उसके बेसिस पर अपन ये बता सकते हैं कि हमारा कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है और कितनी रिएक्शन हुई है। सामान्यतः इसमें ऐसे गैसियस मिक्सर या विकिरण का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं या प्रकाश के प्रति सेंसिटाइज होते हैं। जब इन पर प्रकाश विकिरण पड़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। वो केमिकल रिएक्शन जो है यानी कि केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट हुआ है वो विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होगा। यानी कि जितनी लाइट अपने डालेंगे पर्टिकुलर, मैंने बताया तो तीव्रता क्या होती है कि किसी क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में गिरने वाली फोटोनों की जो संख्या है वो जो है उसकी तीव्रता कहलाती है। तो वह कितनी तीव्रता होती है विकिरण की तीव्रता, वह केमिकल रिएक्शन कितनी संपन्न हुई उसके समानुपाती होता है। तो ये जो है इसके बारे में अपन बात करेंगे। केमिकल एक्टिनोमीटर्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्वांटम यील्ड को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे और क्वांटम लब्धि के क्या कारण होते हैं, उच्च क्वांटम लब्धि के क्या कारण हैं और निम्न क्वांटम लब्धि के क्या कारण हैं, इनके बारे में विस्तार से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।